हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुरुजी विशाल एजुकेशन हब, और जिस पे हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है HPGOIT। और जो आज का हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 37, और उस टॉपिक का नेम रहने वाला है हमारा आज का डाटाबेस। तो डाटाबेस एक्चुअल में होता क्या है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे। अगर आप HPGOIT की और अदर स्टेट किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, और अदर सेंटर लेवल की जो भी बैंकिंग SSC वगैरह जो भी रेलवेज वगैरह पे अगर कंप्यूटर बनता है तो डाटाबेस से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे ही। ठीक है, तो ये क्या होता है उस चीज़ पे आज हम बात करेंगे। एक DBMS के बारे में, RDMS के बारे में, और HTTP एरर्स जितने भी होते हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे डाटाबेस एंड DBMS ये होता क्या है। ठीक है, तो DBS क्या होता है मेरे पास, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस होता है जो भी आपका जो भी डाटा होगा पीसीज में, है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसी को ही एक्चुअल में डाटा कहा जाएगा। एक लैक ऑफ या बोल सकते हो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसी को ही एक डाटा का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो डाटाबेस एक्चुअल में क्या है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन की एक कलेक्शन है दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज। तो डाटाबेस आपका क्या करता है, ये जो भी डाटा होता है और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है इसको एक्सेस करता है, इसको अपडेट करता है और इसको मैनेज करता है। कौन? डाटाबेस। ठीक है, फिर आता है आपके पास DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, सॉरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है जो स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और रिट्राइव करता है डाटा को डाटाबेस से। ठीक है, DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो उस डाटा को मैनेज, उस डाटा को मॉडिफाई, अगर वो डाटा आपका डिलीट हो चुका है तो उसको रिट्राइव कौन करता है? आपका DBMS। ठीक है, अब जो फर्स्ट DBMS क्रिएटेड बाय वो किसने किया था, उसका नेम है चार्ल्स बचमैन। ठीक है, बैचमैन। फर्स्ट DBMS क्रिएटेड किसने करा था? चार्ल्स बैचमैन। और फर्स्ट DBMS नॉन एज, उसको किस नाम से जाना जाता था? IDS। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर, इंटीग्रेटेड डाटा स्टोर। नेक्स्ट आता है जो डाटा स्टोर है आपका वो क्या है इन डाटाबेस में, और फीचर्स ऑफ DBMS क्या रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर, कि कितने टाइप का डाटा होता है जो DB में स्टोर किया जाता है। नंबर 1, इमेज ओरिएंटेटेड डाटा, जो भी इमेजेस होगी उसको डाटा स्टोर करता है। दूसरा, टेक्स्ट को भी, और फाइल कंटेनिंग डाटा जितना भी रहता है वो सारा DBMS में स्टोर होता है। थर्ड आता है डाटा इन फॉर्म ऑफ ऑडियो एंड वीडियो, इतने टाइप का ऑडियो और वीडियो को भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस 3 तरीकों से आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। डाटा स्टोर्ड इन DBMS मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो जो भी आपका डाटाबेस रहता है वो किस फॉर्म पे डाटा स्टोर किया जाता है, तो आंसर आएगा इज इक्वल टू टेबल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आता है इसके कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। फीचर्स ऑफ DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कौन कौन से फीचर्स हैं। नंबर 1 आता है मिनिमम डुप्लीकेशंस एंड रेडंडेंसी ऑफ डाटा, कि जो डुप्लीकेशंस होती है, जैसे एक कॉपी की दूसरी से तीसरी रेप्लिका जो बनती है ये इस पे मिनिमम हो जाती है, नहीं बन पाती है। दूसरा आता है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी रहती है वो वेरी हाई हो जाती है, कोई भी आपका डाटा यहाँ से चुरा नहीं सकता, हैक्स वगैरह यहाँ पे नहीं कर सकता। तीसरा आता है मल्टीपल यूज़र एक्सेस, मल्टीपल यूज़र इस चीज़ पे एक्सेस कर सकते हैं। और फोर्थ आता है स्पॉट ACID प्रॉपर्टी। ठीक है, ACID इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये आपकी कौन सी होती है? एक डाटा की प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें ऑटोमेस्टी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी पे काम, आइसोलेशन एक ऐसी लेयर्स यहाँ पे काम करती है जो अदर हैकर्स वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और ड्यूरेबिलिटी, इसको लंबे समय तक हम इसको ड्यूरेबल है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है बढ़िया से। ठीक है, तो ये कुछ इसके फीचर्स थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ DBMS, जो कंपोनेंट्स रहते हैं आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के वो कौन कौन से रहते हैं, तो वो रहते हैं आपके 5 कंपोनेंट्स, 5
इम्पॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है हार्डवेयर, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर, उसके बाद आता है डाटा मैनेजर, उसके बाद डाटा, और 5th नंबर पर आता है डाटा लैंग्वेज। अगर बात करें हम हार्डवेयर की, तो एक लाइक हार्ड ड्राइव एक मॉनिटर होता है जो फिजिकल डिवाइस दैट स्टोर द डिस्प्ले डाटा। ठीक है, हार्डवेयर के केस में एक हार्ड ड्राइव की तरह ये काम करता है, मॉनिटर की तरह काम करता है, जो फिजिकल डिवाइस होता है जो कि स्टोर करता है डिस्प्ले डाटा को। ठीक है, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर, तो प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद द डाटाबेस सिस्टम। जो डाटाबेस सिस्टम है उसके साथ इंटरेक्ट कराने का काम कौन करवाता है यूज़र के साथ? सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास 3rd नंबर पर डाटा मैनेजर। तो डाटा मैनेजर क्या होगा? मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ डीबीएमएस कोर प्रोसीडिंग डाटा। नेक्स्ट 4th नंबर पर डाटा, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस इज नॉन एज डाटा। ठीक है, अभी पढ़ा। डाटा लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज लाइक DDL, DML, DAL, DCL, SQL अलाउ टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक क्रिएट, मॉडिफाई और स्टोर। जो इस डाटा को मॉडिफाई करेगा, स्टोर करेगा, वो इन्हीं लैंग्वेजेस के थ्रू करता है। ठीक है, उसके बाद जो SQL आती है, SQL के ही अंदर ये सारी लैंग्वेजेस आती है, DDL, DML, DAL, DCL, ये सारे की सारी इसके अंडर आती है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो SQL ही है। ठीक है, एक लैंग्वेज है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्या करता है? क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है, और ऑपरेशंस को क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, SQL। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ की फैक्ट्स, कुछ मेटा डाटा होता है और कुछ रिलेशनल्स डाटाबेस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा इज कॉल्ड। उसको क्या नाम दिया जाता है? इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, जो कि डाटा की इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या कहा जाता है? इज इक्वल टू मेटा डाटा। ठीक है, समझना बात को। इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, जो कि डाटा की इंफॉर्मेशन देता है, उसको क्या टर्म देते हैं? नाम, मेटा डाटा। दूसरा आता है फादर ऑफ रिलेशनल डाटाबेस, इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ रिलेशनल डाटाबेस इज इक्वल टू EF कोड। ठीक है, EF कोड। नेक्स्ट है मोस्ट ओपन सोर्स DBMS इज, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो ओपन सोर्स रहता है, कैसा सॉफ्टवेयर जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए फ्री है, इस पे कोई भी आपको खरीदने के लिए या पैसे देने के लिए यहाँ पे बात नहीं की जाएगी। तो ओपन सोर्स जो DBMS सॉफ्टवेयर रहता है वो कौन सा है? MySQL। ठीक है, और आज की डेट पे ये ट्रेंडिंग है। SQL आपको अगर लैंग्वेज आती है तो आपकी डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है प्राइवेट सेक्टर्स पे। जितनी भी कंपनीज़ हैं, MNCs कंपनीज़ है बड़ी से बड़ी, वो आज की डेट पे ये SQLs पे, क्योंकि सभी को डाटा मैनेज करना है आज की डेट पे। इतना सारा डाटा हो चुका है, वो फाइल में ना रख के अब ऐसा स्टोर कर रहे हैं उस डाटा को। ठीक है, टोटल ऑनलाइन, तो वो SQL के थ्रू ही होता है। अगर आपको SQL पे काम आता है, आप इस पे स्किल करते हो, काम करते हो, कोर्सेज वगैरह करते हो, तो आप आने वाले टाइम पे इस चीज़ पे आपके पास ये स्किल है। ठीक है, तो इस पे आप बढ़िया से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास फर्स्ट ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज। जो फर्स्ट ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज है उसका नेम क्या है? वो है QBE, क्वेरी बाय एग्जाम्पल, जिसका नेम है क्वेरी बाय एग्जाम्पल। इंटरफेस इज दैट सिंप्लीफाई SQL प्रोसीजर्स, तो उसका क्या है? QBE, क्वेरी बाय एग्जाम्पल। ये भी सेम है। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। ऐसा डाटा जो डाटा की इंफॉर्मेशन देता है उसको क्या कहते हैं? मेटा डाटा। दूसरा हमने पढ़ा फादर ऑफ रिलेशनल डाटाबेस, जिसका है EF कोड। और ओपन सोर्स अगर बात करें DMS की, वो कौन सा है? MySQL। नेक्स्ट करते हैं हम, जो डाटाबेस आर्किटेक्चर होता है वो कितने टाइप्स का होता है? तो डाटाबेस जो आर्किटेक्चर होता है वो होता है यहाँ पे 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? सिंगल टायर आर्किटेक्चर, डबल 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर। ये कैसे काम करता है समझना अच्छे से। ठीक है, इसी पे ही आज की डेट पे जो डाटा एक मैनेज किया जाता है फर्स्ट लेयर टू सेकंड से थर्ड से फोर्थ, वो इसी के ही थ्रू सारी चीज़ें होती हैं। तो सिंगल टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? एक लोकल एप्लीकेशंस होता है, डज नॉट रिक्वायर्ड नेटवर्क, इसको किसी भी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डाटा एंड UI
आर ऑन सेम मशीन, डाटा और जो यूआई होता है वो सेम ही मशीन पे वर्क करता है। तो डायरेक्ट डी से यू से, ठीक है, किसी भी नेटवर्क की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है टू टायर आर्किटेक्चर। तो इसमें एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है, हमने एक ओएसआई मॉडल पढ़ा था जिसमें एप्लीकेशन लेयर्स पे हमने बहुत अच्छे से काम किया है, ठीक है। तो अगर पुराने लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, उसके बाद यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप आपकी सारी सीरीज स्टार्ट है। तो जो एप्लीकेशन लेयर है वो बिटवीन डाटाबेस एंड यूज़र, इसके बीच में इंटरेक्शन होती है यूजर ओडीबीसी और जेडीबीसी कनेक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो डाटाबेस से एक आपका यूजर्स के साथ और बीच में एप्लीकेशन लेयर आती है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बीच में एप्लीकेशन लेयर, स्टार्टिंग पे आपका डाटाबेस और लास्ट पे यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे डाटाबेस से सीधा ही यूज़र के साथ कनेक्शन। थर्ड पे आता है थ्री लेयर आर्किटेक्चर। तो इसमें प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेयर आ जाती है, हैज़ फोर लेबल, इसमें 4 लेयर आ जाते हैं, डाटाबेस, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट में यूज़र। तो डाटाबेस और यूज़र के बीच में 2 लेयर्स और बीच में काम करती है जो कि एक सिक्योरिटी और एक प्रेजेंटेशंस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, वो आता है थ्री टायर आर्किटेक्चर्स। तो जो थ्री टायर आर्किटेक्चर्स है उसको थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं, जो कि आपने एक डाटाबेस से सीधा ही यूज़र के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, बीच में एप्लीकेशन लेयर, बीच में प्रेजेंटेशन लेयर जो आती हैं वो किस किस तरीके से काम करती है, वर्क करती है। तो इस पे 3 लेवल पे काम होता है। कौन सा? नंबर 1 पे आता है एक्सटर्नल लेवल, ठीक है, उसके बाद आता है कनेक्शन लेवल और थर्ड पे आता है इंटरनल लेवल, ठीक है। अब एक्सटर्नल लेवल जो होगा मेरा बाहर का वो डायरेक्ट मैप्स टू किसकी ओर जाएगा, क्लाइंट की तरफ, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 टायर आर्किटेक्चर में 3 लेवल होते हैं, कौन कौन से? नंबर 1 क्लाइंट, नंबर 2 सर्वर और नंबर 3 डाटाबेस, ठीक है। क्लाइंट होगा, सर्वर से इंटरेक्ट करेगा, सर्वर से डाटा उठाएगा, डाटाबेस को आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कंसेप्चुअल लेवल पे क्या होता है, लॉजिकल लेवल में क्या होता है, मैप्स टू सीधा ही सर्वर के साथ, और इंटरनल लेवल पे मैप्स टू डाटाबेस के साथ काम होता है, लिंक होता है। तो एक्सटर्नल आपका व्यू और क्लाइंट, कंसेप्चुअल आपका लॉजिकल और सर्वर, और इंटरनल आपका फिजिकल और डाटाबेस। तो ये इस तरीके से 3 लेयर्स पे काम होता है यहाँ पे 3 टायर आर्किटेक्चर्स पे, ठीक है। उसके बाद मोस्ट आईएमपी, ठीक है। डाटाबेस एक छोटा सा टॉपिक था, आपको ज़्यादा यहाँ पे डीप हम नहीं लेकर गए, इसलिए थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये आपने सारी हाईलाइट कर लेनी है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट आता है इस पर वो आता है HTTP एरर कोड। आपके अगर कुछ भी आप सर्च कर रहे हो, कई बार एरर आता है वहाँ पे कि एरर 100, 2003, 009, 005, तो उस एरर का कोई ना कोई इंटरनेट के साथ प्रोटोकॉल के तहत वो उसका कुछ मीनिंग्स होता है। तो वो मीनिंग क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो कुछ ओवरव्यू है। सबसे पहले तो ये HTTP होता है, जब भी आप गूगल में सर्च करते हो वहाँ पे स्टार्टिंग पे ही आता है HTTP और इस तरीके से और /, फिर आगे आप साइट लिखते हो www.google.com, ठीक है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये HTTP क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो इस HTTP को इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप कोई चीज़ इंटरनेट पे सर्च करते हो वो इसी प्रोटोकॉल से सर्च की जाती है, ठीक है। तो कुछ इसके एरर्स होते हैं, एरर कोड आर ग्रुप्ड बाय देयर फर्स्ट डिजिट। तो जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको जानते हैं। तो जैसे सबसे पहले आता है मेरे पास 4XX, ये जो फर्स्ट डिजिट होता है यही मेरे पास किसको बताता है, HTTP को। अब ये जो 4XX अगर एरर आता है तो उसका मतलब होता है वो क्लाइंट एरर है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑन द क्लाइंट साइड, तो वो जो प्रॉब्लम है वो इंटरनेट की नहीं है, वो सर्वर की प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लाइंट की तरफ से है। अगर मैं कुछ उसमें सर्च कर रहा हूँ और मुझे एरर दिखता है 4XX, ठीक है, यहाँ पे XX की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, आगे हम बात करेंगे, जैसे 400, 401, 403, 404। अगर ये एरर मुझे देखने के लिए मिलते हैं तो वो क्लाइंट की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो 4 बताएगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लाइंट की प्रॉब्लम,
सही है। अब क्लाइंट की कौन सी प्रॉब्लम है, ये एक्स एक्स डिफाइन करेंगे। अगर एक्स एक्स की वैल्यू 0 0 होगी, 0 1 होगी, 0 3 होगी, 0 4 होगी, तो उसका क्लाइंट का अलग अलग मीनिंग आता है। सही, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो रही होंगी। दूसरे नंबर पर बात करें हम 5xx, तो इस 5 का मतलब होता है सर्वर एरर, कि अब क्लाइंट की तरफ से एरर नहीं है, अब किसकी तरफ से एरर है, सर्वर की तरफ से। तो प्रॉब्लम ऑन द सर्वर साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने हाईलाइट करनी है। ठीक है, अब देखो जो एरर कोड है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 4001 पे, उसके बाद 5001 पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आया मेरे पास 400 एरर दिखा, मुझे कुछ भी सर्च नहीं हुआ, तो उसका मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, और क्लाइंट की तरफ से ये एरर होगा। सारे एरर ये क्लाइंट की तरफ से ही होंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है। ठीक है, और जो बैड रिक्वेस्ट इसमें शो करा, तो रिक्वेस्ट करप्टेड, जो आपने कुछ इसको रिक्वेस्ट भेजी वो करप्टेड है, वो उसने एक्सेस ही नहीं करी। तो आप फिर से दूसरे तरीके से आप उसको रिफ्रेश करके आप उसको कमांड दे सकते हो कि मुझे ये सर्च करना है। ठीक है, दूसरा आता है 4001, इसका मतलब होता है अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड एरर है ये, एक्सेस साइट व्हाट लॉगिन नॉट सेट। आपने साइट को एक्सेस तो किया, लेकिन आप उसके लॉगिन पे एक्सेस नहीं कर सकते हो, आप लॉगिन नहीं कर सकते हो, अनऑथराइज्ड हो आप उसके लिए, तो वो क्लाइंट का एरर है। ठीक है, थर्ड पर आता है 403, उसका मतलब होता है फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब होता है वारजीत ट्राई टू ओपन बैंड साइट, जितनी भी बैन साइट्स होती है उसको आप ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है, 403 में एक्चुअल में होता क्या है, 403 जो एरर आता है, जितना भी आप जो एक साइट्स होती है उसको गवर्नमेंट के थ्रू बैन किया जाता है, जैसे टिकटॉक साइट्स है, कुछ अदर्स चीज़ें हैं। ठीक है, और कुछ तो अदर जो जितनी भी साइट्स रहती हैं उसको बैन कर दिया जाता है और उसको आप एक्सेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, आपको वहाँ पे एरर बताएगा 403 एरर है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है वो बैन साइट, आप उसको ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है 404, उसका मतलब होता है नॉट फाउंड, तो ब्रोकन लिंक, आपने कुछ भी फाउंड किया लेकिन वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं, वैसे साइट कुछ है ही नहीं, तो वो ब्रोकन आपका नॉट फाउंड होगा, आप उस चीज़ को ओपन नहीं कर पाओगे। तो वो कौन सा एरर होता है, एरर 404। ठीक है, थोड़ा सा और हाईलाइट इसको करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम कॉज्ड होती है क्लाइंट के द्वारा होती है ब्राउज़र एंड यूज़र साइड। ब्राउज़र की प्रॉब्लम हो सकती है, जो मैं हूँ, यूज़र हूँ मैं, क्लाइंट हूँ मैं, तो मेरी तरफ से ये एरर होता है। 400 आपने पढ़ा भी बैड रिक्वेस्ट, 401 पे पढ़ा अनऑथराइज्ड, 403 एरर पढ़ा आपने फॉरबिडन, और 404 आपने पढ़ा कौन सा, नॉट फाउंड। 400 में रिक्वेस्ट करप्टेड रहती है, सर्वर कैन नॉट पोजेसेस इट। 401 एरर पे क्या होता है, यू कैन एक्सेस द वेबसाइट बट लॉग इन क्रीडेंशियल्स आर नॉट सेट। इस पे वारजीत फॉरबिडन रहता है, ट्राइंग टू ओपन अ बैंड साइट, और रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट्स को आप ओपन कर रहे हो और वहाँ पे एरर आ रहा है 403। नेक्स्ट आता है 404 पे ब्रोकन लिंक और पेज रिसोर्सेज डज नॉट एग्जिस्ट टू द सर्वर, वो है ही नहीं, ऐसा पेज सर्वर पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब आपको एरर शो होता है 404। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 5xx है। जो 5 एरर है वो होता है सर्वर की तरफ से। देखो 5 अगर आपको ट्रिक से भी याद रखना है तो आप ऐसा रख सकते हो कि अगर मैंने 5 लिखा तो ये एस की तरह है, तो आप याद रख सकते हो कि 5 एरर जो होता है वो सर्वर का होता है, और सर्वर से पहले 4 आता है तो वो क्लाइंट का एरर है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे बढ़िया से काम कर सकते हो। सही है, तो अब जो यहाँ पे 5 एरर आता है वो प्रॉब्लम कॉज्ड किसकी तरफ से होती है, सर्वर की तरफ से। सबसे पहले यहाँ पे आता है 500 एरर, तो वो क्या आता है, इंटरनल सर्वर एरर, वो सर्वर का अपना खुद का एरर है, इंटरनल एरर है। ये जनरेटिंग सर्वर साइड एरर, जो कि जनरेट किया जाता है सर्वर की तरफ से, समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन द सर्वर, कि कुछ तो गलत है सर्वर पे, तो ऐसा कुछ लिख के आता है वहाँ पे, तो वो एरर होता है 500। आपने बहुत बार देखा होगा जब भी आप सर्च करते हो कुछ एरर आता है, कैन नॉट बी ओपन दिस साइट, साइट इज़ बैंड,
और दिस सर्वर दिस एरर इज द साइड ऑफ क्लाइंट। तो कुछ ऐसे एरर्स लिखे होते हैं, कोड लिखे होते हैं। 501 की बात करें तो ये होता है नॉट इम्प्लीमेंटेड, सर्वर डज नॉट स्पॉट द फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वेस्ट, कि सर्वर इस फंक्शंस को परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा 501 पे, तो नॉट इम्प्लीमेंट होगा वो एरर। 502 की बात करें, ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, तो वो आता है बैड गेटवे। जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करते हो और आप पेमेंट वगैरह करते हो तो वहाँ पे आता है एक एरर 502, बहुत बार देखा होगा आपने, और लिखा भी होता है बैड गेटवे। तो वो वाला एरर क्या होता है, सर्वर एक्टिंग गेटवे रिसीव्ड एन इनवैलिड रिस्पॉन्स फॉर अपस्ट्रीम। जो डाटा आपका वहाँ पे सर्वर के पास जा रहा है वो सर्वर की तरफ से एरर होता है, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता है। 503 एरर की बात करें तो सर्विस अनेबलेबल, कि सर्वर इज़ करंटली अनेबल टू हैंडल द रिक्वेस्ट, ओवरलोड, ओवरलोड की वजह से या डाउन होने की वजह से सर्वर इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाता है। 504 की बात करें तो एक गेटवे टाइम आउट रहता है, जो आपकी टाइमिंग चली होती है, गेटवे सर्वर डिड नॉट रिसीव्ड टाइमली रिस्पॉन्स फ्रॉम अपस्ट्रीम सर्वर। तो कुछ वहाँ पे फिर एरर आता है, 504 एरर है कि इस टाइम के साथ आपने वो चीज़ रिक्वेस्ट नहीं भेजी तो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे जो सारी चीज़ें आपने अभी हाईलाइट पढ़ी उसका एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले भी सकते हो। 40 की बात करें, बैड रिक्वेस्ट है। 4 वाले जितने भी एरर्स होते हैं सबसे पहले तो वो टाइप क्लाइंट के एरर रहते हैं और 5 के रहते हैं आपके सर्वर एरर। ठीक है, तो 400 बैड रिक्वेस्ट, 401 अनऑथराइज्ड, 403 फॉरबिडन, 404 नॉट फाउंड, 500 इंटरनल सर्वर एरर, 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, 502 बैड गेटवे, 503 होता है सर्विस अनेबलेबल और 504 होता है गेटवे टाइम आउट। तो ये सारे के सारे आपकी HTTP एरर कोड्स थे। ठीक है, अगर आपको ये जितनी भी PDFs हैं अगर आपको चाहिए होंगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर करके आप थोड़ी सी पेमेंट करके आप ये सारी PDF एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ नहीं देखनी है। ठीक है, और ये वीडियोज़ हैं एक्चुअल में फ्री हैं, लेकिन जो PDF है आपको, जो अगर ये क्लास नोट्स आपको चाहिए, PDF चाहिए कि हमने PDF पे ही काम करना है, तो आपको कुछ यहाँ पे पेमेंट करनी होगी, जो कि प्राइजेज रहेगा आपका 499 रुपीज़ का। ठीक है, एक बार एक्सेस है, लाइफ टाइम तक आपको ये PDF है अवेलेबल हो जाएंगी उसके बाद। ठीक है, तो उस चीज़ पे भी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ कंप्लीट समरी जो कि आपकी रहती है, तो एक लास्ट में हम इस चीज़ पे ज़रूर काम करते हैं, जो कि एक MCQs बेस पे हम यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले DBMS आपने पढ़ा, जो कि स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और डाटा को रिट्राइव करता है। और क्रिएट किसने करा था, ये चार्लेस बैचमैन ने। और फर्स्ट क्या था, IDS। डाटाबेस की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेटेड कर सकते हैं और मैनेज करता है डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को। ACID का ऑटोमेसी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी फीचर्स रहता है, ये DBMS के 4 फीचर्स हैं। मेटा डाटा की बात करें, इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा, उसको बोलते हैं मेटा डाटा। फादर ऑफ रैशनल डाटाबेस, EF कोड। डाटाबेस आर्किटेक्चर की बात करें तो फर्स्ट टायर पे जो रहता है, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, फर्स्ट टायर पे लोकल, सेकंड टायर पे ODBC और JDBC और थर्ड पे रहता है प्रेजेंटेशंस एंड GUI। थर्ड टायर की बात करें तो एक्सटर्नल, व्यू क्लाइंट, कंसेप्चुअल, लॉजिकल और सर्वर, और थर्ड रहता है इंटरनल फिजिकल डाटाबेस। 4X की बात करें तो 400 बैड रिक्वेस्ट, 401 अनऑथराइज्ड, 403 फॉरबिडन और 404 नॉट फाउंड। फिफ्थ की बात करें, सर्वर का एरर होता है, इंटरनल एरर 501 नॉट इम्प्लीमेंट, 502 बैड गेटवे, 503 इनवैलिड और 504 रहता है आपका टाइम आउट। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टूड हुई होंगी। ठीक है, और जितने भी आपको ये PDF है, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये PDF चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एक वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिखेगा, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो।
और इन सभी जो पीडीएफ हैं, जितनी भी ये क्लासेस आपकी 60 के आसपास रह जाएंगी टोटल। उसके बाद हम एमसीक्यूज पे भी काम करेंगे, ठीक है, जितना भी प्रीवियस ईयर होगा, ये कुछ नए अपडेटेड्स होंगे, और ठीक है, तो वो सारे सारे आपको उस चीज़ पे पीडीएफ पे की फॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और जिसका प्राइस जो रहेगा मात्र वो रहेगा 499 रुपीज़ पे, बहुत कम प्राइस है, आप इस चीज़ का एक्सेस ले सकते हो। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हो तो फिर आप वीडियोज़ को देखो, ठीक है। और जो भी आपका फ्रेंड अगर ये चीज़ परचेज़ नहीं कर पा रहा है, कोचिंग नहीं ले पा रहा है, HPGOIT की इतनी सारी फीसेस हैं, तो उसको अपने फ्रेंड्स को, एक गरीब बच्चा होता है उसको ये सारी सारी वीडियोज़ वहाँ पे शेयर करें। आपका ये कर्म धर्म ही है, आपकी फ्रेंड्स की मदद करना, अपने फ्रेंड्स की, ठीक है। तो हो सके तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ को शेयर करो, ताकि हर एक बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और YouTube पे ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि टोटल कंटेंट आपको फ्री अवेलेबल हो रहा है, और वो भी बहुत अच्छा कंटेंट, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू अदर आप कंटेंट को मेज़र कर लेना, आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिल सकता कहीं भी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।